यह कहानी है राहुल की, एक समझदार लेकिन आलसी लड़के की, जिसे समय की असली कीमत पता नहीं थी। दादाजी, आज नहीं, कल कर लूंगा। बेटा, कल कभी आता नहीं। दादाजी ने राहुल को समय का मतलब समझाने का फैसला किया। देखो बेटा, ये घड़ी कभी नहीं रुकती। पर दादाजी, थोड़ा आराम भी तो जरूरी है। समय आगे बढ़ता रहा, लेकिन राहुल वहीं ठहरा रहा। अभी बहुत समय है। यही सोच सबसे खतरनाक होती है। प्रतियोगिता का दिन आ गया और राहुल तैयार नहीं था। काश मैंने समय पर मेहनत की होती। सीख कभी देर से नहीं आती, बेटा। उस हार ने राहुल को अंदर तक हिला दिया। दादाजी, गलती मेरी थी। नहीं बेटा, गलती आलस की थी। अगली सुबह राहुल बदला हुआ था। आज से मैं समय की कदर करूंगा। यही असली जीत है। मेहनत ने आलस की जगह ले ली। हाँ, समय मेरा दोस्त बन गया है और दोस्त कभी धोखा नहीं देता। राहुल ने सीख लिया था समय की कीमत। धन्यवाद दादाजी। मुझे नहीं, समय को धन्यवाद दो। नीलगढ़ के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। खेती ही उसका सहारा थी और उसी पर उसका पूरा जीवन टिका था। उसका बेटा सूरज खेत में उसके साथ काम करता था। हीरा मोती, बस थोड़ा और जोर लगाओ। जमीन सख्त है पर हम हार नहीं मानेंगे। रहने दे सूरज, इन गायों को तकलीफ मत दे। जब आसमान ने ही मुंह मोड़ लिया तो ये जमीन क्या देगी। पिताजी, आप छांव में जाकर बैठिए, मैं देख लूंगा। मिट्टी थोड़ी सूखी है, बस एक बार हल गहरा चला गया तो सब ठीक हो जाएगा। गहरा कैसे जाएगा? देख तो सही, मिट्टी में दरारें पड़ गई हैं। ये दरारें जमीन में नहीं, मेरे दिल में पड़ रही हैं। आप बस भरोसा रखिए, मैं हूं ना। माँ जरा पानी लाना पिताजी के लिए। दूर चूल्हे पर सूरज की माँ कोमल सूखी रोटियां बना रही थी। लाई बेटा, ये लीजिए पानी। आप अंदर जाकर आराम क्यों नहीं करते? सूरज कर लेगा। क्या कर लेगा कोमल? जब जमीन ही मर रही हो तो बेटा क्या कर लेगा? सूरज, सुन इधर आ। जी पिताजी। तुझे पता है ना, दया सागर रोज चक्कर काट रहा है। वो मोटरसाइकिल की आवाज मुझे रात को सोने नहीं देती। आने दीजिए उसे, मैं बात कर लूंगा। क्या बात करेगा? तू बच्चा है अभी, उसे बात करना नहीं आता, उसे सिर्फ छीनना आता है। तभी दूर से मोटरसाइकिल की आवाज आई। दया सागर की भारी बाइक धूल उड़ाती हुई खेत के किनारे आकर रुकी। रामदीन भाई, क्या हालचाल? अरे सूरज बेटा, तू अभी तक हल चला रहा है? इस मिट्टी में अब कुछ बचा ही कहाँ है? प्रणाम दया सागर जी, कहिए कैसे आना हुआ? बस यूं ही आया था। 1 लाख के कर्ज पर 48,000 तो सिर्फ ब्याज ही बन चुका है और ये हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। फसल कटने दीजिए, हम आपका सारा पैसा जरूर चुका देंगे साहूकार जी। फसल? कहाँ है फसल सूरज? यहाँ तो सूखी घास भी मुश्किल से दिखती है। रामदीन भाई, ये कागज देख रहे हो? इन्हें तो बस नाम बदलना आता है। आप धमकी दे रहे हैं? नहीं बेटा, सलाह दे रहा हूँ। वक्त रहते मान जाओ तो इज्जत बच जाएगी, वरना बाजार तो वैसे ही बदनाम है। चलता हूँ रामदीन भाई। दया सागर के जाने के बाद खेत में सन्नाटा छा गया। सूरज की माँ चुपचाप घर की ओर चली गई। सूरज गायों के पास गया और उनके माथे पर हाथ रखा। तुम लोग भी थक गए हो ना? कोई बात नहीं, ये लोग नहीं समझेंगे। तुम लोग तो जानते हो ना कि मैंने कितनी मेहनत की है। तुम लोग तो नहीं छोड़ोगे ना मेरा साथ। बैलों ने अपनी गर्दन हिला दी, जैसे वे सूरज का दर्द समझ रहे हों। लेकिन अगले ही पल एक और बिजली गिरी। रामदीन खेत के बीचों बीच अचानक गिर पड़ा। पिताजी, माँ जल्दी आओ, पिताजी को क्या हुआ? पिताजी, आंखें खोलिए। रामदीन जी, बेटा जल्दी डॉक्टर को बुला। गांव के छोटे से अस्पताल में
रामदीन को भर्ती किया गया। डॉक्टर ने सूरज को बाहर बुलाया। उसकी आंखों में कोई दिलासा नहीं था। देखो सूरज, मैं साफ बात करूंगा। रामदीन जी का शरीर अब जवाब दे चुका है। उम्र और ऊपर से ये मानसिक तनाव, अब ये कभी भी खेत में मेहनत नहीं कर पाएंगे। इन्हें पूरा आराम चाहिए। अगर इन्होंने दोबारा हल पकड़ा तो जान भी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारी जमीन, खेती के बिना घर कैसे चलेगा? वो मुझे नहीं पता सूरज, लेकिन एक बात पक्की है, अब इस घर की और उस जमीन की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कंधों पर है। संभाल सको तो संभाल लो। बाजार के बीचों बीच धूल उड़ रही थी। चारों तरफ शोर था, लेकिन सूरज के कानों में सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी एक भारी आवाज ने उसे पीछे से रोका। अरे सूरज, रुक जरा, इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? प्रणाम दया सागर जी, बस मंडी जा रहा था, पिताजी की दवा लेनी है। दवा? दवा तो तेरे बापू पिछले 3 महीने से ले रहा है सूरज, मगर बीमार तो तेरी जमीन लग रही है। दया सागर ने अपनी जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकाले और सूरज के पैरों के पास फेंक दिए। ये ले, ये रख ले। तेरी जमीन से आजकल अनाज तो निकल नहीं रहा, तो मुझे लगा शायद इन सिक्कों से तेरा घर चल जाए। दया सागर जी, बाजार में ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं कल आकर बात करूंगा। कल? कौन सा कल सूरज? आज से 2 महीने बाद उस जमीन पर तेरा नहीं, दया सागर का नाम होगा। मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, पर आप... पैसा? पैसा तो तू देगा ही, लेकिन पहले अपनी औकात तो देख ले। जा, दवा ले जा अपने बाप के लिए। कहीं ऐसा न हो कि जमीन के साथ साथ चिराग भी बुझ जाए। सूरज बिना कुछ बोले वहां से चल दिया। लोगों की हंसी उसके पीछे उसे काट रही थी। सूरज जब घर लौटा तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। बाजार वाली उस घटना के बाद उसने लोगों की आंखों में देखना छोड़ दिया था। भगवान, क्या यही लिखा था मेरी किस्मत में? मेहनत भी की, ईमानदारी भी रखी, फिर ये बेइज्जती क्यों? रात का पिछला पहर था। सूरज की आंख लग ही रही थी कि उसे अंदर के कमरे से खुसर पुसर सुनाई दी। उसके माता पिता जाग रहे थे। कोमल, मैं सोच रहा हूँ जमीन दया सागर को दे देते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? वो जमीन आपकी जान है। जान तो सूरज है। उस बच्चे की हालत देखी है तुमने? बाजार में लोग उसे ताने मारते हैं। मेरी वजह से उसे नीचा देखना पड़ रहा है। मैं अब और नहीं झेल सकता। मैं हार गया हूँ कोमल। पिताजी, आप हार सकते हैं, पर मैं नहीं। सूरज अभी जवान है, वो कुछ न कुछ कर लेगा। क्या कर लेगा? शहर जाएगा? वहाँ कौन है उसका? कोमल, हकीकत को पहचानो। हम भूखे मर जाएंगे। उससे अच्छा है कि वो जमीन बेचकर जो थोड़ा बहुत मिले उससे सूरज की कहीं नौकरी लगवा दे। सूरज को ये सुनकर जो दर्द हुआ वो भूख से भी ज्यादा था। तभी सूरज की माँ वहाँ आई। उसके हाथ में एक छोटा सा मखमल का कपड़ा था। सूरज, इधर आ बेटा। माँ, आप सोई नहीं? ये ले। ये क्या है माँ? ये मेरा आखिरी जेवर है, तेरे नाना ने दिया था। इसे बेचकर 22,000 तो मिल ही जाएंगे। नहीं माँ, ये मैं कभी नहीं करूँगा। ये आपकी आखिरी निशानी है। निशानी इंसान की होती है बेटा, सोने की नहीं। ये रख। मैं तुझे कोई सलाह नहीं दूंगी, ना ही कोई उम्मीद का भाषण दूंगी। बस इतना कहूंगी कि मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। शहर जा, कुछ काम ढूंढ, हमारे लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए। माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं ये जमीन दया सागर के हाथ में कभी नहीं जाने दूंगा। अगले ही दिन सूरज ने शहर की बस पकड़ ली। उसे लगा था कि शहर उसे बाहें फैलाकर अपनाएगा, लेकिन शहर को किसी के आंसुओं की परवाह नहीं थी। साहब, मुझे काम चाहिए। जो भी काम हो, मजदूरी हो या सफाई, मैं कर दूंगा। हाथ दिखा अपने। कोमल है, गांव का लड़ता है। देख, यहाँ पसीना नहीं, खून जलाना पड़ता है। काम मिलेगा पर पैसा कम होगा। मंजूर है? मंजूर है साहब। सूरज दिन में मकान बनाने की मजदूरी करता और रात में डिलीवरी का काम करता। कई रातें उसने बंद दुकानों के बाहर फुटपाथ पर काटी। पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था ताकि वह गांव पैसे भेज सके। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसके पास सिर्फ 31,000 रुपए जमा हो पाए। 31,000? ये काफी नहीं है, पर दया सागर का मुंह बंद करने की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। कल घर जाऊंगा, माँ कितनी खुश होगी। उस रात सूरज एक गहरी नींद सोया।
लेकिन शहर की रातें जितनी काली होती हैं, उतनी ही बेरहम भी। मेरा बैग, मेरी कमाई कहाँ गई? ओ भाई, किसी ने मेरा बैग देखा क्या? अरे ओ लड़के, यहाँ रोज हजारों आते हैं और हजारों का सामान चोरी होता है। शोर मत मचा, आगे बढ़। यहाँ पुलिस भी नहीं सुनती। साहब, मेरी 2 महीने की मेहनत थी। मेरे पिता की दवा, मेरी जमीन, सब उसमें था। कोई तो मदद करो। कोई मदद के लिए नहीं आया। शहर की भीड़ उसके पास से ऐसे गुजर रही थी जैसे वो कोई पत्थर हो। सूरज के पास अब न पैसे थे न हिम्मत। वह खाली हाथ गांव लौटा। माँ, मैं हार गया, सब कुछ चोरी हो गया। तू जिंदा लौट आया बेटा, मेरे लिए वही बहुत है। लेकिन दयासागर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। डेडलाइन खत्म हो चुकी थी। वो फिर से सूरज के घर के बाहर खड़ा था। इस बार उसके साथ कुछ गुंडे और हाथ में कानूनी कागजात थे। रामदीन भाई, वक्त खत्म। देखो सूरज, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। कागजों के हिसाब से तो ये जमीन अब मेरी है, लेकिन चलो मैं तुम्हें फसल काटने तक का वक्त देता हूँ। तब तक तुम इसी जमीन पर मजदूरी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें अपनी ही जमीन पर मजदूर बना रहे हैं। जमीन अपनी तब होती है सूरज, जब उसकी कीमत चुकाई जाए। क्यों रामदीन भाई, जुबान क्यों बंद है? जो आपको ठीक लगे साहब। सूरज पूरी तरह टूट गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। खेत सूखे पड़े थे और पिता दरवाजे पर चुपचाप बैठे रहते। तभी एक शाम सूरज का बचपन का दोस्त केतन उससे मिलने आया। सूरज, कब तक इस अंधेरे में बैठा रहेगा? क्या करूं केतन, किस्मत ही खराब है। शहर गया तो वहां लुट गया, यहाँ आया तो अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गया। सुन सूरज, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि पैसे से तू सिर्फ कर्ज चुका पाएगा, अपनी इज्जत वापस नहीं ला पाएगा। बस एक बात याद रखना, नौकरी तुझे महीने का खर्चा दे सकती है, लेकिन पैसे की समझ ये तय करती है कि तू किसके सामने झुकेगा और कौन तेरे सामने। इसका क्या मतलब है? मतलब तू खुद ढूंढ। तुझे क्या लगता है इस सूखी मिट्टी में सिर्फ अनाज उग सकता है? दिमाग लगा सूरज, वक्त बदल रहा है। केतन इतना कहकर चला गया। सूरज रात भर सो नहीं पाया। पैसे की समझ, ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। अगले दिन वो अपने सूखे खेत की मेड़ पर बैठा था। तभी एक बूढ़ा चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ वहां रुका। बेटा, क्यों इस सूखी मिट्टी को घूर रहा है? बाबा, ये जमीन मर चुकी है, अब यहाँ कुछ नहीं उगेगा। जमीन कभी नहीं मरती बेटा, बस उसे समझने वाले मर जाते हैं। देख, खेत के किनारे ये छोटे छोटे कटीले पौधे दिख रहे हैं। हाँ, ये तो जंगली घास है। ये जंगली घास नहीं है, ये शतावरी है। पुराने जमाने में जब यहाँ नहरें नहीं थीं, लोग ऐसी ही जड़ी बूटियां उगाते थे। इन्हें पानी कम चाहिए पर देखभाल कड़ी। शहर के बड़े बड़े व्यापारी इनके लिए मुंह मांगी कीमत देते हैं, पर लोगों ने आसान खेती के चक्कर में इन्हें छोड़ दिया। जमीन ने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्होंने जमीन को छोड़ दिया। सूरज की आंखों में एक चमक आई। उसने उस छोटे से पौधे को जड़ से उखाड़ा और उसे ध्यान से देखने लगा। बाबा, क्या ये सच में बिकती हैं? कोशिश करके देख ले। वैसे भी खोने के लिए तेरे पास अब बचा ही क्या है। सूरज ने उसी दिन तय कर लिया। उसने जमीन के एक छोटे से हिस्से पर उन औषधीय पौधों को उगाने का फैसला किया। जब वह काम पर लगा तो गांव वाले हंसने लगे। देखो भाई, सूरज पागल हो गया है, अनाज नहीं उगा पा रहा, अब ये जंगली घास उगाएगा। अरे सूरज बेटा, ये क्या कर रहा है? घास खाकर पेट भरेगा क्या? चलो अच्छा है, कम से कम मेरी जमीन की सफाई तो हो रही है। सूरज ने किसी की बात नहीं सुनी, लेकिन असली चुनौती अभी आनी बाकी थी। खेती के लिए उसे थोड़े और पैसों की जरूरत थी। साहब, मुझे एक छोटा सा लोन चाहिए। सूरज जी, आपका रिकॉर्ड देखिए, पहले से ही दया सागर का इतना बड़ा कर्ज है, हम आपको 1 रुपया भी नहीं दे सकते। लेकिन ये नया प्रोजेक्ट है। सॉरी, हम रिस्क नहीं ले सकते। सूरज हार मानने ही वाला था कि उसे एक छोटे कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पता चला। वहाँ के मैनेजर ने उसकी मेहनत देखी थी। सूरज, मैं तुम्हें 1.2 लाख का लोन दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी जमीन के कागजों पर है। अगर तुम फेल हुए तो दया सागर को भी कुछ नहीं मिलेगा, ये जमीन बैंक ले लेगा।
यानी तुम हमेशा के लिए बेघर हो जाओगे। क्या तुम ये रिस्क लेने को तैयार हो? साहब, मैंने बाजार में अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलते देखा है। उससे बड़ा रिस्क और कुछ नहीं हो सकता। सूरज घर लौटा। उसके हाथ में लोन के पैसे थे और आंखों में जिद। अब या तो तू सोना उगलेगी या फिर मुझे अपने अंदर दफन कर लेगी। चिलचिलाती दोपहर में सूरज अकेला खेत में पसीना बहा रहा था। तभी कुछ गांव वाले उधर से गुजरे। अरे ओ सूरज, बस कर भाई। देख, बगल वाला खेत लहलहा रहा है और तू यहाँ कटीली झाड़ियाँ बो रहा है। रामफल चाचा, फसल उगाने की हिम्मत और पानी दोनों खत्म हो चुके हैं। अब तो बस यही झाड़ियाँ मेरा सहारा है। अरे बेटा, जवानी जोश में नहीं, होश में गुजारी जाती है। ये जो तू कर रहा है ना, इसे गांव में पागलपन कहते हैं। देख लेना, जब ये घास उगेगी ना, तो दया सागर इसे चारे की तरह अपनी भैंसों को खिला देगा। चाचा, अगर ये घास उगी तो ये सिर्फ मेरा पेट नहीं भरेगी, पूरे गांव की सोच बदलेगी। बस आप दुआ कीजिएगा। दुआ तो हम कर ही रहे हैं, पर डर इस बात का है कि कहीं तू अपनी माँ के आखिरी जेवर भी इस बेकार की खेती में न फूंक दे। सुना है बैंक से भी मोटा पैसा उठा लाया है तू। पैसा लिया है तो चुकाऊंगा भी, आप फिक्र मत कीजिए। सूरज ने कुदाल फिर से उठा ली। रात होने को थी। वो लालटेन की रोशनी में उन छोटे पौधों की सेवा करता। सूरज बेटा, अब आ जा। देख, रात के 11 बज रहे हैं। हाथ पांव धो ले, मैंने रोटी गरम की है। बस माँ, इस आखिरी हिस्से में थोड़ा पानी डाल दूं। ये पौधे बहुत नाजुक हैं, अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो सुबह की धूप इन्हें जला देगी। देख तो सही बेटा, तू खुद को जला रहा है। क्या ये सब सच में काम करेगा? माँ बापू कहते थे जमीन धोखा नहीं देती, बस उसे सही चीज चाहिए। बस कुछ महीने और, फिर देखना मैं आपकी वो बाली वापस लाऊंगा। मुझे बाली नहीं चाहिए सूरज, मुझे मेरा हंसता खेलता बेटा चाहिए। हफ्तों की मेहनत रंग लाने लगी। सूखी जमीन पर हरियाली दिखने लगी। तभी एक दिन गांव में एक चमचमाती कार आकर रुकी। नमस्ते, क्या मैं सूरज जी से मिल सकता हूँ? मुझे पता चला है कि यहाँ कोई जड़ी बूटियों की खेती कर रहा है। जी, मैं ही सूरज हूँ, कहिए क्या काम है? वाह, गजब काम किया है। ये जड़ी बूटियां तो यहीं से बढ़िया लग रही हैं। मैं शहर से आया हूँ, दवाइयों का काम करता हूँ। आप मेरी फसल खरीदना चाहते हैं? बिल्कुल। देखो सूरज, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता। तुम्हारी फसल तैयार होने में अभी 2 महीने हैं, लेकिन मैं तुम्हें अभी एक ऑफर दे सकता हूँ। मैं पूरी फसल का प्री कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। प्री कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कि भाव आज तय हो जाएगा। मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपए दूंगा। 50,000 अभी एडवांस ले लो, बाकी फसल कटने पर। क्या कहते हो? सूरज की आंखों में चमक आ गई। 2.5 लाख? इससे तो बैंक का लोन भी चुक जाता और दया सागर का काफी हद तक मुंह बंद हो जाता। साहब, ये तो बहुत बड़ी रकम है, क्या आप सच में इतना देंगे? ये लो 50,000 का चेक। बस इस कागज पर अंगूठा लगा दो कि तुम ये फसल सिर्फ मुझे ही बेचोगे। देखो सूरज, तुम मेहनती लड़के हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने तो मेरी डूबती नैया पार लगा दी। माँ देखो, साहब ने एडवांस दिया है। पूरे घर में खुशी का माहौल था। पिताजी की आंखों में भी पहली बार उम्मीद के आंसू दिखे। लेकिन गांव के दूसरी तरफ दया सागर की मोटरसाइकिल की आवाज फिर से गूंजी। काम हो गया क्या विक्रम भाई? बिल्कुल दया सागर जी, लड़का सीधा है, झांसे में आ गया। 50,000 के लालच में उसने उस कागज पर साइन कर दिए हैं, जिसमें लिखा है कि अगर फसल की क्वालिटी थोड़ी भी कम हुई तो उसे एडवांस का 4 गुना जुर्माना देना होगा। शाबाश, अब वो जमीन न बैंक की होगी न सूरज की, वो तो सीधे मेरी गोद में गिरेगी। बस अब कुछ दिन का इंतजार है। उसे लगने दो कि वो जीत रहा है। ऊंचाई से गिरने का मजा ही कुछ और होता है। सूरज को इस साजिश की भनक तक नहीं थी। उसने उन 50,000 रुपयों से पिताजी की दवाइयाँ खरीदी और खेत के लिए खाद खरीदी और पानी का पंप लगवाया। ये क्या है? ये पत्तों पे सफेद धब्बे कैसे आ गए? रातों रात सूरज की फसल पर एक अजीब किस्म के कीड़ों ने हमला कर दिया था। हरे भरे पत्ते पीले पड़कर झड़ने लगे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पूरी मेहनत सब बर्बाद हो रहा है। केतन जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ सूरज? अरे बाप रे, ये कीड़ा बहुत तेजी से फैलता है। अगर 2 दिन में स्प्रे नहीं किया तो कुछ नहीं बचेगा।
तो स्प्रे लाते हैं ना? चलो अभी बाजार चलते हैं। सूरज, ये आम दवा से नहीं मरेगा। इसके लिए बहुत महंगी दवा चाहिए। कम से कम 30-40 हजार का खर्चा आएगा। तेरे पास पैसे हैं? पैसे? पैसे तो मैंने दवाइयों और खाद में खर्च कर दिए। मेरे पास तो अब 1 रुपया भी नहीं बचा। तो फिर किसी से उधार ले, वरना कल सुबह तक ये खेत श्मशान बन जाएगा। सूरज भागकर फिर से उसी बैंक के पास गया, लेकिन वहाँ से उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। वह गांव के हर उस शख्स के पास गया जो उसकी मदद कर सकता था, पर दया सागर के डर से सबने दरवाजे बंद कर लिए। साहब, बस 40,000 रुपए दे दीजिए, मेरी फसल मर रही है। अगर वो बच गई तो मैं आपके एक पैसे चुका दूंगा। अरे सूरज बेटा, अभी तो शहर के बड़े बाबू आए थे ना, चेक देकर गए थे। अब हमसे क्यों मांग रहे हो? और हाँ, याद है ना, जमीन के कागज अब मेरे नहीं, बैंक के पास हैं। मैं अब चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। साहब, आप तो बड़े आदमी हैं, दया कीजिए। मेरे पिताजी मर जाएंगे ये सदमा झेलकर। सदमे से तो वो वैसे भी मर रहे हैं सूरज। जा, उस शहर वाले व्यापारी को फोन कर, शायद वो मदद कर दे। सूरज ने कांपते हाथों से विक्रम को फोन लगाया। उसे उम्मीद थी कि उसका खरीदार उसकी फसल बचाने में मदद करेगा। हेलो, हाँ सूरज, क्या हुआ? साहब, खेत में कीड़े लग गए हैं। 40,000 चाहिए दवा के लिए, वरना फसल खत्म हो जाएगी। आप एडवांस में से काट लीजिएगा। क्या कीड़ा लग गया? देखो सूरज, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे A ग्रेड फसल चाहिए। अगर तुम्हारी फसल खराब हुई तो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और हाँ, याद है ना, अगर फसल नहीं दी तो तुम्हें 2 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। क्या? 2 लाख? साहब, आपने तो कहा था कि आप मेरी मदद कर रहे हैं। बिजनेस में कोई किसी का साथ नहीं देते हैं सूरज। दवा के पैसे खुद इंतजाम करो। अगर परसों तक खेत साफ नहीं हुआ तो मेरा वकील तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फोन रखो अब। सूरज के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसे अब समझ आया कि वो कितनी बड़ी साजिश का शिकार हुआ है। सूरज, क्या हुआ बेटा? पिताजी, मैं लुट गया। मैंने आपकी और माँ की इज्जत दांव पर लगा दी। मैं खत्म हो गया पिताजी। चुप हो जा बेटा, कुछ रास्ता निकलेगा। क्या रास्ता निकलेगा माँ? कल सुबह तक खेत खत्म हो जाएगा और परसों हम बेघर हो जाएंगे। दया सागर जीत गया माँ, वो जीत गया। उस रात सूरज के घर में चूल्हा नहीं जला। तभी अचानक बाहर जोर की बारिश शुरू हो गई। वाह भगवान, तूने भी क्या समय चुना है। जो बची कुची कसर थी वो ये बारिश पूरी कर देगी। अब तो मिट्टी भी बह जाएगी। सूरज बारिश में भीगता हुआ अपने खेत की तरफ भागा। वो पागलों की तरह मिट्टी को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे अंधेरे में एक परछाई दिखी। बेटा, तू मिट्टी को बचा रहा है या अपनी हार को? बाबा, अब कुछ नहीं बचा। देखिए, सब बह रहा है। ये बारिश श्राप नहीं, वरदान है सूरज। ध्यान से देख, ये कीड़े पानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तू अभी इस बहते पानी का रुख मोड़ दे और इन पौधों की जड़ों में वो राख डाल दे जो मैंने तुझे बताई थी, तो शायद चमत्कार हो जाए। राख? कौन सी राख बाबा? नीम के पत्तों और गोबर की राख। जा, अपने घर का चूल्हा खंगाल, जितनी राख है ले आ। ये महंगी दवाइयों से ज़्यादा असर करेगी, लेकिन तुझे पूरी रात जागना होगा। हर एक पौधे को हाथ से साफ करना होगा। मैं करूँगा बाबा। मैं पूरी रात क्या, पूरी जिंदगी जागूंगा। सूरज ने रात भर बारिश और कीचड़ में काम किया। उसकी माँ और केतन भी उसकी मदद के लिए पहुँच गए। उन्होंने एक एक पौधे को नीम के पानी से धोया और राख डाली। केतन, देख, कीड़े गिर रहे हैं। सूरज, ये तो सच में काम कर गया। पौधे अभी भी कमजोर हैं, पर मरेंगे नहीं। तूने कर दिखाया भाई। नींद नहीं, एक अजीब सा जुनून था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने देखा कि दया सागर और बैंक के कुछ अधिकारी उसके घर के बाहर खड़े हैं। सूरज जी, हमें सूचना मिली है कि आपकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और आप जुर्माना भरने की स्थिति में नहीं हैं। बैंक ने आपकी जमीन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। क्या? लेकिन मेरी फसल बच गई है। देखिए, मैं अभी दवा डालकर आया हूँ। ये देखो सूरज, विक्रम ने रिपोर्ट भेजी है कि फसल डिस्कॉर्ड हो चुकी है और बैंक को अपनी गारंटी चाहिए। तुम्हारे पास आज शाम तक का वक्त है। या तो 1.25 लाख रुपए जमा करो या फिर इस घर को खाली करने के लिए तैयार हो जाओ। शाम तक?
साहब ये तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी नहीं सूरज, ये कानून है। तुमने साइन किए थे ना, अब भुगतो। शाम को 5 बजे हम अपनी जेसीबी लेकर आएंगे। रामदीन भाई, सामान बांधना शुरू कर दो। सूरज के सामने अब पहाड़ जैसी चुनौती थी। फसल तो बच गई थी, लेकिन उसे बेचने में अभी भी वक्त था और बैंक को पैसा अभी चाहिए था। माँ, क्या अब भी कोई रास्ता बचा है? रास्ता हमेशा होता है सूरज, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। सूरज ने अपनी साइकिल उठाई और गांव से बाहर की तरफ पैडल मारने लगा। उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रहा है। सूरज रुक, कहाँ भाग रहा है? ऐसे भागने से 1.25 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। तो क्या करूं केतन, घर पर पुलिस और बैंक वाले खड़े हैं। मेरी माँ के पास अब बेचने के लिए एक तिनका भी नहीं बचा। मैं उस विक्रम का गला दबा दूंगा। उसने मुझे धोखा दिया। गला दबाने से जेल मिलेगी, जमीन नहीं। मेरी बात सुन, वो विक्रम अकेला नहीं है। वो आरोग्य हर्बल्स नाम की एक बड़ी कंपनी का सप्लायर है। वो तेरा माल सस्ते में हड़प कर उन्हें महंगे में बेचना चाहता है। तो मैं क्या करूं? हम सीधे कंपनी के हेड ऑफिस चलेंगे। शहर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। अगर हम 3 बजे तक वहाँ पहुँच गए और तूने अपनी फसल की असलियत दिखा दी तो शायद कुछ हो जाए। लेकिन मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कागज नहीं है। वो मुझे अंदर घुसने भी नहीं देंगे। ये ले, ये तेरे खेत की वो शतावरी है जिसे तूने कल रात राख से साफ किया था। ये तेरी मेहनत का सबूत है। चल मेरी बाइक पर बैठ। केतन की बाइक हवा चीर रही थी। सूरज जड़ी बूटी को सीने से लगाए बैठा था। ठीक 2 बजे वे शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग के सामने थे। कहाँ जा रहे हो? ये कोई धर्मशाला नहीं है। चलो पीछे हटो। साहब, मुझे एमडी साहब से मिलना है। बहुत जरूरी काम है। हमारी जमीन का सवाल है। एमडी साहब, वो तो जैसे भिखारियों से नहीं मिलते। देख अपनी हालत, भाग यहाँ से वरना पुलिस बुलाऊंगा। साहब, एक बार देख तो लीजिए। हम गांव से आए हैं। हमारे पास बहुत कीमती चीज है। कीमती? कबाड़ लग रहा है। चलो रास्ता साफ करो, साहब की गाड़ी आने वाली है। तभी एक काली चमचमाती कार गेट के अंदर दाखिल हुई। सूरज ने बिना सोचे समझे कार के सामने छलांग लगा दी। क्या हुआ? ये शोर कैसा है? साहब बस 2 मिनट। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, किसान हूँ। ये देखिए, ये मेरे खेत की फसल है। आपके सप्लायर विक्रम ने मुझे धोखा दिया है। वो मेरी फसल को बर्बाद बता रहा है ताकि मेरी जमीन छीन सके। मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। गार्ड, इन्हें यहाँ से हटाओ। मेरा वक्त कीमती है। साहब, एक बार इसे देख लीजिए। अगर ये बी ग्रेड भी निकली तो मैं खुद आपके पहियों के नीचे जान दे दूंगा। सूरज की आवाज में वो दर्द और जुनून था कि एमडी रुक गए। उन्होंने उसे सूंघा, उसकी बनावट देखी और उनकी आंखों में हैरानी साफ दिखने लगी। ये वाइल्ड शतावरी है और इतनी साफ। इस मौसम में तो ये मिलना नामुमकिन है। तुमने इसे कैसे बचाया? रात भर बारिश में जागकर, नीम के पानी और राख से। साहब, विक्रम कह रहा है ये कचरा है। खन्ना, जरा इधर आओ। इस सैंपल को अभी लैब ले जाओ और मुझे 10 मिनट में रिपोर्ट दो। और तुम, सूरज नाम है ना? अंदर आओ। सूरज और केतन एक आलीशान कैबिन में बैठे थे। बाहर 3 बज चुके थे। सर, ये तो अद्भुत है। इसकी पोटेंसी मार्केट में मिलने वाली किसी भी चीज से 40% ज्यादा है। ये तो प्योर A+ ग्रेड है। हेलो विक्रम, तुमने जो सूरज के फसल की रिपोर्ट भेजी थी वो गलत है। फसल शानदार है। अरे नहीं सर, वो लड़का झूठ बोल रहा है। खेत में कीड़ा लगा है, सब खत्म हो गया है। मैं कल खुद जाकर देखूंगा। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। सूरज मेरे सामने बैठा है। और सुनो, तुम्हारी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट आज से खत्म। हम सूरज से डायरेक्ट डील करेंगे। सूरज को लगा जैसे उसे नया जन्म मिल गया हो, लेकिन घड़ी में 3:30 बज रहे थे। गांव यहाँ से अभी भी 1 घंटे की दूरी पर था। साहब, आपका